अध्याय 152 गामा किरणें। विकिरण का पिंजरा। एवलिन, जो ये देख रही थी, गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। दृश्य मनमोहक था, प्रत्येक गोला ओलिवर के नियंत्रण का प्रमाण था। झिलमिलाते गोले आकाशीय पिंडों की तरह मंडरा रहे थे, जो एक शांत लेकिन शक्तिशाली आभा बिखेर रहे थे। जैसे ही ओलिवर ने अपना एस्पेरा छोड़ा, उसकी सांसें रुक गईं और उसका दिल लगभग उसके गले में समा गया। उसने अपने किसी भी साथी को इतनी अधिक मात्रा में एस्पेरा के साथ कभी नहीं देखा था। नहीं, उसने पहले कभी इतना दबाव महसूस नहीं किया था। उन दोनों के बीच का फासला इतना बड़ा था, इसका एहसास उसे अब होने लगा था। आखिरकार वह इसे देख सकी। उसके और उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा था, बेहद विशाल। उसने नीचे अपने हाथ की ओर देखा। उसकी ओर से आ रहे जबरदस्त एस्पेरा के संपर्क में आने से वह थोड़ा कांप रहा था। अगर उसके पास शुरू से ही इतना एस्पेरा था, तो ये समझ में आता है कि पहाड़ की चढ़ाई के दौरान वह इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया। उसने अपनी नसों को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। सौभाग्य से वह पहले ही उसके साथ कई बार अभ्यास कर चुकी थी, अन्यथा वह अपना संयम बनाए रखने में सक्षम नहीं हो पाती। पहली बार जब उन्होंने इसे आजमाया, तो वह एस्पेरा की भारी मात्रा के संपर्क में आते ही लगभग बेहोश हो गई। हफ्फ, जब एवलिन ने अपने हाथ एक साथ जोड़ लिए तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अपनी आंखें बंद करके उसने आगे बढ़ने के लिए अपने भीतर की रोशनी को प्रसारित करते हुए ध्यान केंद्रित किया। अगले ही पल उसके शरीर से प्रकाश की एक तेज किरण निकली। यह अंधेरा था, जिससे कोई भी दर्शक अपनी आंखें बंद कर सकता था। हालांकि उसने ध्यान केंद्रित किया और जल्द ही चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी धीरे धीरे कम हो गई, एक एकल केंद्रित किरण में बदल गई। प्रकाश की एक घनी, शक्तिशाली सफेद किरण उसके सामने केंद्रित थी। जाना। उसने अपनी आंखें खोली और एस्पेरा के एक शक्तिशाली विस्फोट के साथ प्रकाश की किरण को ओलिवर की ओर लॉन्च किया, विशेष रूप से पानी के गोले और निर्माणों के पिंजरे की ओर। उसने आराम नहीं किया और तुरंत एक और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी पैदा की, उसे एक घनी सफेद किरण में संपीड़ित किया और उसे पानी के पिंजरे की ओर फेंक दिया। उसने इसे दोहराया, एक के बाद एक प्रकाश की किरणें, प्रत्येक ऊर्जा और गति से भरी हुई थी। उसका चेहरा दृढ़ एकाग्रता में सेट था, उसकी हरकतें सटीक और अटूट थीं। ओलिवर ने आने वाली रोशनी को देखते हुए कॉस्मिक वॉर्ड गेज का इस्तेमाल किया। जैसे ही वे आगे बढ़े और पानी के गोले के पिंजरे में प्रवेश कर गए, उनकी दृष्टि में धीमी हो गई। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अपनी उंगलियां चटकाईं। एक पल में प्रकाश की किरणों को समायोजित करते हुए जलस्रोत हिलने लगे। कुछ घटित हुआ। जो प्रकाश पानी के पोखरों से होकर बुझना चाहिए था, वह उल्टे परावर्तित हो गया। अपवर्तित नहीं। परावर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश किसी सतह से गुजरने के बजाय वापस लौट जाता है। ये घटना प्रमुखता से तब घटित होती है जब पानी की सतह शांत और अबाधित होती है। इन परिस्थितियों में पानी एक दर्पण की तरह कार्य कर सकता है, जो एक सपाट, चिकनी सतह के समान प्रकाश किरणों को प्रतिबिंबित करता है। हालांकि ये केवल इतना ही नहीं था। परावर्तन मुख्य रूप से तब ध्यान देने योग्य होता है जब प्रकाश पानी से टकराता है तो एक उचित कोण बनता है, जो क्षैतिज के करीब एक कम कोण होता है, जैसे कि यह सूर्योदय या सूर्यास्त के दौरान होता है। पानी से अपवर्तित होने के बजाय प्रकाश पूरी तरह से वापस पानी में परावर्तित हो जाता है। लेकिन अधिक सामान्य घटना अपवर्तन थी। आमतौर पर यह अपेक्षा की जाती थी कि प्रकाश सीधे पानी से होकर हवा में पहुंचे, और ऐसा होने के लिए कोण की आवश्यकता भी काफी उपयुक्त है। पानी में परावर्तन और अपवर्तन दोनों प्राकृतिक रूप से होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अपवर्तन कहीं अधिक सामान्य है। ओलिवर ने जल संरचनाओं को ऐसी स्थिति और कोण पर समायोजित किया कि सभी प्रकाश किरणें एक सतह से दूसरी सतह तक पूरी तरह से प्रतिबिंबित हो जाएं। जल्द ही कई प्रकाश किरणें पानी के पिंजरे में प्रवेश कर गईं, जिसे ओलिवर ने पूरी तरह से और सटीकता से मोड़ा और घुमाया था। हुआ ये कि प्रकाश की किरणें खत्म होने और गायब होने के बजाय मंद नहीं हुईं,
बल्कि जल संरचनाओं के उस पिंजरे में तेजी से परावर्तित होती रहीं। अब यहाँ वह सिद्धांत है जो ओलिवर ने प्रस्तावित किया था। इस दुनिया के नियम और भौतिकी उसकी पिछली दुनिया के समान नहीं थे, जैसा कि उसने पहले ही देखा था। जबकि कई अवधारणाएं समान थीं, एस्पेरा नामक ऊर्जा की उपस्थिति के कारण कई चीजें अलग थीं या बिल्कुल भी मौजूद नहीं थीं। इसका मतलब यह था कि इन निर्माणों में पानी सामान्य पानी नहीं था, बल्कि चमकदार पानी का एक रूप था जिसमें अद्वितीय ऊर्जा भंडारण गुण थे। पानी का निर्माण उसके जबरदस्त एस्पेरा का उपयोग करके किया गया था, और इतना ही नहीं, वह लगातार उनमें एस्पेरा की आपूर्ति भी कर रहा था। ये चमकदार जल संरचनाएं पर्यावरण या किसी बाहरी स्रोत से बड़ी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित और संग्रहित कर सकती हैं। बाहरी स्रोत वह और प्रकाश किरणें हैं। जब प्रकाश किरणों फोटॉन को चमकदार जल संरचनाओं के पिंजरे में निर्देशित किया गया, तो प्रकाश और पानी की सतहों के बीच की बातचीत को सही प्रतिबिंब की अनुमति देने के लिए डिजाइन किया गया था। पूर्ण परावर्तन का मतलब है कि परावर्तन के दौरान फोटॉन ऊर्जा नहीं खोते हैं, बल्कि जल संरचनाओं से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वह चमकदार जल संरचनाओं को उत्तेजित उत्सर्जन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से फोटॉनों में ऊर्जा स्थानांतरित करने की क्षमता बनाने के लिए अपने एस्पेरा का उपयोग कर रहा था, जहां फोटॉन पानी के अणुओं से अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पिंजरे के भीतर प्रत्येक प्रतिबिंब ने फोटॉन की ऊर्जा में वृद्धि की, जिससे वे उच्च ऊर्जा फोटॉन में बदल गए। चमकदार पानी के गोले सूक्ष्म लेंस के रूप में काम करते हैं, जिससे न्यूनतम ऊर्जा हानि और अधिकतम ऊर्जा हस्तांतरण सुनिश्चित होता है। जबकि पानी की सपाट सतहें आदर्श दर्पण के रूप में काम करती हैं, प्रकाश किरणों को बिना बिखराए परावर्तित करती हैं, जिससे प्रकाश की सुसंगतता और दिशात्मकता बनी रहती है। ठीक जैसे जैसे प्रकाश किरणें पिंजरे के भीतर कई बार परावर्तित होती गईं, वे लगातार ऊर्जा प्राप्त करती गईं और अंततः विनाशकारी स्तर तक पहुंच गईं। बीच बीच में तेज, ऊंची चीख की आवाज सुनाई देती थी। हवा आवेशित फोटॉन की तीव्रता से कंपन करती हुई प्रतीत हुई। ये उच्च ऊर्जा प्रकाश किरणें कोई साधारण चीज नहीं थी, वे अत्यधिक विनाशकारी क्षमता वाली शक्तिशाली आयनकारी किरणें थीं। आयनीकृत विकिरण में इलेक्ट्रॉनों को अलग करके परमाणुओं या अणुओं को आयनित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा वाले कण या विद्युत चुंबकीय तरंगें शामिल होती हैं। मूल रूप से उनके पास परमाणुओं से कसकर बंधे इलेक्ट्रॉनों को हटाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, जो परमाणुओं को आयनों में विभाजित करने में सक्षम होते हैं। इसमें अल्फा कण, बीटा कण, न्यूट्रॉन और उच्च ऊर्जा फोटॉन, एक्स-रे और गामा किरणें शामिल हैं। अगर किसी ने उच्च खुराक वाले आयनित विकिरण के क्षेत्र में कदम रखने की हिम्मत की तो ये तत्काल मौत थी। इस समय पिंजरा भी कुछ इसी तरह का था। यह एक पिंजरा था जिसमें उच्च स्तर की गामा किरणें थीं। यह मौत का पिंजरा था। इसमें एक कदम और कैंसर होना सबसे कम चिंता का विषय था। विशेष सुरक्षा के बिना मृत्यु से बचना लगभग असंभव था। अत्यधिक मात्रा में गामा किरणें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाती हैं। वे सीधे सीएनएस विफलता का कारण बनते हैं, सीधे मस्तिष्क और तंत्रिकाओं पर हमला करते हैं और इकाई को मार देते हैं। एक सामान्य परमाणु दुर्घटना या आपदा में अनुमानित खुराक लगभग 10-30 ईस्वी स्तर मापने की एक इकाई थी, जो एक गारंटीशुदा मौत के बराबर थी। आमतौर पर ऐसा ही होना चाहिए था। हालांकि ओलिवर और एवलिन अभी उस स्तर पर नहीं थे, न ही इस प्रदर्शन के लिए उनका स्वयं उस स्तर तक पहुंचने का इरादा था। यदि वे भविष्य में अपना उत्साह बढ़ाना जारी रखते और उच्च श्रेणी के ओझा बन जाते, तो उनके लिए इस सीमा को पार करना और बेहद विनाशकारी स्तर तक पहुंचना बहुत स्वाभाविक था। लेकिन अभी के लिए इस छोटे से व्यावहारिक प्रदर्शन ने मूल रूप से भविष्य के लिए सामूहिक विनाश के एक बहुत घातक हथियार की नींव रख दी है। अभी ओलिवर का पूरा ध्यान पानी के पिंजरे पर केंद्रित था। उनका पूरा ध्यान संतुलन बनाए रखने और प्रकाश किरणों को समायोजित करने के लिए जल संरचनाओं की स्थिति को बार बार और लगातार समायोजित करने पर था। पानी के पिंजरे के अंदर बनने वाले विकिरण का स्तर भी बहुत अधिक नहीं था, लेकिन यह अभी भी मानव शरीर के लिए खतरनाक था।
जैसे ही उसने एक बार फिर जल संरचनाओं को समायोजित किया, उसकी आंखें चमक उठीं। वह पानी के पिंजरे में एस्पेरा की आपूर्ति के लिए लगातार कॉस्मिक वॉर्ड गेज का उपयोग कर रहा था। यह उसकी मानसिक ऊर्जा के साथ साथ एस्पेरा को भी बहुत अधिक खत्म कर रहा था। उसे पहले से ही अपने शरीर में थकान का एहसास होने लगा था। निस्संदेह यह मामूली थकान जितना ही सरल था, उसे समर्थन देने और बनाए रखने के लिए उसके अंदर अभी भी एबिस ऊर्जा थी। भले ही उसका एस्पेरा शून्य तक खत्म हो जाए, फिर भी वह नहीं मरेगा। बहरहाल, ये बहुत थका देने वाला था और इससे उसे असहजता का एहसास हुआ। वह चाहता था कि यह जल्द से जल्द खत्म हो जाए। हालांकि ओलिवर की नज़र दूसरी ओर गई और उसने कहा, एवलिन, ये तैयार है। जिस पर एवलिन तेजी से आगे बढ़ी। वह कोने में धातु प्रशिक्षण डमी के पास गई। एक गहरी सांस के साथ उसने डमी की उलझी हुई जड़ों के चारों ओर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और अपनी हथेलियों में खुरदरी बनावट महसूस की। उसने आह भरी, अपनी पूरी ताकत से खींचने पर उसकी बाहों की मांसपेशियां तनावग्रस्त हो गईं। प्रतिरोध का एक क्षण था। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था, प्रत्येक धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। स्नैप! फिर एक जोरदार तड़क भड़क की आवाज के साथ डमी की जड़ों ने रास्ता छोड़ दिया। उसके पैरों के चारों ओर मिट्टी का एक झरना बह गया। वह लड़खड़ाकर वापस आ गई। अब मुक्त हो चुकी धातु की डमी उसके हाथों में चिपकी हुई थी। उसके पैर जो नीचे धरती में धंसे हुए थे, लटक रहे थे और गंदगी से टपक रहे थे। उसने ओलिवर की ओर देखने से पहले अपने हाथों में डमी को देखा, जिसने उसकी ओर सिर हिलाया। कहानी खत्म। अलविदा।